जो This फार्मूले conference will now be recorded. कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला हमने सीखा हुआ है कि उसकी मार्केट वैल्यू का फार्मूला है डिविडेंड ओवर आरई, और आरई का फार्मूला है डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। और अगर ग्रोथ रेट हो तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला है डी इंटू 1+G ओवर आरई माइनस जी, और इसमें मार्केट वैल्यू का फार्मूला है डी इंटू 1+G ओवर आरई प्लस जी। और इसमें आपने ये देखना है जब भी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी हो, जरूरी नहीं है कि ये जो फार्मूला हम लिखे एग्जैक्ट यही हो। अगर पेपर में सवाल इस तरह से आ जाए, यानी जो चीज हम पढ़ेंगे उसका फार्मूला रिवाइज करेंगे, ये क्वेश्चन हमने किया भी हुआ है, हो सकता है इस दफा इसके चांसेस भी हैं इस तरह के सवाल के। क्वेश्चन ये है कि जनाब, जिम्बा प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ लिस्टेड ऑल इक्विटी फाइनेंस व्हिच मेक्स अ पार्ट्स फॉर डिजिटल कैमरास। द कंपनी पे out of all available profit as dividend. Zimba company has a share capital 15 million ordinary shares. 15 million ये number of shares बताए हुए हैं। On 30th September 2000, it expect to pay an annual dividend 20 paisa per share. Annual dividend 20 paisa per share. In the absence of any further 2% growth rate is expected to perpetuity. The investment company expected, हाँ ये the investment company expected to next 3 annual dividend payments also 20 paisa, but thereafter 2% per annum growth rate expected in perpetuity, and the equity is currently 15% per annum. The company is considering a new investment which would require an initial investment is 500 million on September 30th 2000. If this investment were financed by 1-for-3 right issue, it would be the share dividend per share increased to 21. ये 21 rupees on 30th September 2001, and all further dividend would be increased by 4% per annum. The new investment is, however, riskier than the average of the existing investment, as a result of which the company's overall cost of equity would increase to 16%. ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा किया हुआ है, लेकिन एक दफा फिर करना है। पहले सवाल ये था कि अगर आप पहले डिविडेंड आपके पास हम ₹20 के साथ करते हैं, पैसा से नहीं कर रहे, पर शेयर कहते हैं 3 साल तक ये रहेगा, 3 साल तक ये रहेगा, और उसके बाद ये 2% ग्रोथ के हिसाब से परपेचुटी मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, और आरई आपके पास तब है 15%। तो यहां से तो हम मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। शेयर की मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए याद रख लें, मार्केट वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो होता है। जब भी ये जो जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं ना, चाहे परपेचुटी का पढ़ा है चाहे कोई और पढ़ा है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। गॉट इट? तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के लिए उसने कहा है पहले साल भी 20 है, दूसरे साल भी 20 है, तीसरे साल 20 और फिर सो ऑन। इसका मतलब है 3 साल तक हमारे पास 20 है, फिर यहां से ग्रोथ रेट शुरू हो जाता है। दूसरे लफ्जों में यहां पर 20 प्लस ग्रोथ रेट शुरू हो जाता है। पहले 3 साल ग्रोथ रेट नहीं है, पहले 3 साल ग्रोथ रेट नहीं है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा।
हाँ जी, तो 15% का पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर बताइएगा जरा, अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लें। जी, पहला कितना आ रहा है 0.869, दूसरा कितना आ रहा है, दूसरे साल का कितना आ रहा है 0.756, फिर डिवाइड बाय 1.15 कर दें 0.657, और इसके ऊपर हम जब पर पैच ग्रोथ रेट की परपेचुअल निकालेंगे, मतलब 20 इंटू 1 प्लस 0 पॉइंट, ग्रोथ रेट 2 है ना, ओवर आर ई, हाँ जी, तो इसका जो इनफ्लो आएगा आर ई प्लस जी, वो 3 पे आएगा, तो याद है ना, इसका जो इनफ्लो आएगा वो 3 पे आएगा, वो 4 पे नहीं आएगा। सवाल याद आया कि जब भी हमें, सवाल बस यही समझाने वाली चीज थी कि जब भी हमें कोई किसी डिले परपेचुइटी स्टार्ट होगी, हम उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले 3 पे आएगी, फिर इसमें उसको प्लस करेंगे, और इनका हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके प्लस करेंगे, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ लगी कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, अब बताओ जरा इसकी मार्केट वैल्यू जल्दी से कोई बता दे, जल्दी से कोई इसकी मार्केट वैल्यू बता दे। ये माइनस जी है, $45.64। जी 157 आ रहा है, 157 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा, 156.9 या 157 आ रहा है जी। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, 20 को इससे मल्टीप्लाई करें, और 20 प्लस 157 को इससे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इससे मैं 17.4, 2 को मल्टीप्लाई किया, 20 को मल्टीप्लाई किया 17.38, 17 तो नहीं आ रहा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.756 से, तो 15.1, और फिर 20 प्लस 157 को मल्टीप्लाई करें, मतलब 177 को, तो 116.4। अब इसको प्लस कर लें तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाए 148.9। ये शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई गिवन सिचुएशन से। ओके, फिर उसने अगला सवाल जो पूछा है, कहता है कि अगर वो वैल्यू कर देता है 21 और ग्रोथ रेट रहता है 4%, तो आपके ना सोल्यूशन में
हमें याद है कि उसने जो 21 के साथ किया है वो 1 प्लस जी नहीं किया। हमजा शाह किसके सोल्यूशन की बात कर रहे हो? शाह जी किसके सोल्यूशन की बात कर रहे हो? ये तो भेजा हुआ सोल्यूशन। 21 रेट हो जाए, 4% ग्रोथ रेट हो और 16% कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? सवाल ये है, ठीक है। हाँ जी, 21 प्लस 0.04 ओवर 0.16 माइनस 0.0, वैल्यू बताएं जरा। आपके सोल्यूशन में मैंने उस वक्त अभी हर इस बात का जिक्र हुआ था कि इसका 1 प्लस जी नहीं लिखा हुआ, हालांकि 1 प्लस जी लिखना है। अगर अब नया शेयर इशू करते हैं तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 182 हो जाती है, और अगर आप नया शेयर इशू नहीं करते तो आपके शेयर की वैल्यू है 148.9। तो आप मुझे बताएं नया शेयर इशू करने चाहिए या नहीं? जी, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, वैसे तो इसको और तरीके से हम कहेंगे बिकॉज market value per share increase due to issuance of new share. So new shares issuance is profitable. जी, नेक्स्ट, ये इसलिए सवाल करवाया क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा डिफरेंट नेचर का सवाल था। अच्छा, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है? चैप्टर नंबर 12 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी के पास ना हो सॉल्यूशन तो फिर देख लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके ऊपर मार्केट वैल्यू का फार्मूला नहीं लगा सकते? अब्दुर्रहमान, पिछले सवाल के अंदर उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि 20, 20 और 20 ये 3 साल तक कांस्टेंट है, फिर ग्रोथ रेट शुरू हुआ है चौथे साल से, इसलिए हम सिर्फ मार्केट, ये भी मार्केट वैल्यू फाइंड किया, प्रेजेंट वैल्यू भी मार्केट वैल्यू ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रेट था, कुछ टाइम तक ग्रोथ रेट था। अगर टोटल ग्रोथ रेट हो, टोटल ग्रोथ रेट हो, फिर भी डायरेक्ट फार्मूला लग सकता है, या सारा कांस्टेंट हो फिर भी डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। बट अगर कुछ साल के लिए ग्रोथ रेट हो और कुछ साल के लिए कांस्टेंट हो तो फिर हम इस टेबल के जरिए सॉल्व किया करें। ठीक है, बात समझ लगी? चलें जी, आ जाओ जनाब। क्वेश्चन नंबर, डिमांड है कि क्वेश्चन नंबर 32 से आगे करवाया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 32 से आगे करवा देते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। जी, असल में आपने क्योंकि ये आपको पहले भी बताया गया है कि ये सवाल डिफरेंट बुक से लिए गए हैं, तो आप कुछ टर्म्स अगर अजीब सी इस्तेमाल हो रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क के हिसाब से कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं तो परेशानी हो ना। हाँ जी, क्वेश्चन देखें जरा। Ali and Company is a listed company selling computer software.
its profit before interest and tax fallen from 5 million to 1 million in the last year. यानी 5 मिलियन से प्रॉफिट 1 मिलियन तक आ गया in the last year, and its current financial position is as follow. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिजर्व, फिर ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपको डाटा गिवन है. Alliant Company has advised by its bank that the current overdraft limit of 4.5 million will be reduced to 500,000 in 2 month time. वेरी सी बात है, उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम होने की वजह से जो बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट है बैंक ने वो भी कम करनी है ताकि वो ज्यादा उसके ऊपर बर्डन ना पड़े. The finance director of Alliant Company has been unable to find another bank willing to offer alternative overdraft facility and is planning to issue bond. यहाँ से हमारा सवाल शुरू है. On the stock market in order to finance the reduction of the overdraft. The bond would be issued at their par value rupees 100 per bond. मतलब 100 रुपए के हिसाब से वो एक बॉन्ड इशू कर रहा है. And would pay interest 9%. तो ये उसका एक तरह का इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई. ठीक होगी बात. पर ईयर payable at the end of each year. The bond would be redeemable at a 10% premium at the par value after 10 years. The finance director hopes to raise the 4 million from the bond issue. कहता है कि उसको उम्मीद है कि वो 4 मिलियन पैसा इकट्ठा कर लेगा. The ordinary shares of the Alliant Company have a par value ₹1 per share and the current market value 4.10 per share. The cost of equity of Alliant Company is 12% per year and the current interest rate on the overdraft is 5% per year. Tax rate है 30%. Other financial information: average gearing sector debt equity ratio 10% average interest और coverage ratio of the sector 8 times. ये आपको आइडिया होगा 8 टाइम का मतलब क्या है. 8 टाइम का मतलब क्या है? नहीं पता. 8 टाइम का मतलब होता है मेरे भाई कि उसका जो प्रॉफिट है वो 8 टाइम ज्यादा है उसके जो इंटरेस्ट बनता है. कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द 9% बॉन्ड. फिर calculate and comment on the effect of bond issue on the weighted average cost of capital of Alliant Company, clearly stating any assumption that you make. कहता है कोई assumption लेनी है तो वो भी बताना जरूर है. सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करेंगे. कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने के लिए क्या IRR फाइंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करने के लिए IRR फाइंड करते हैं. तो जनाब यहां पर ले लेते हैं ईयर्स. 1 to 10 और 10. याद रखें जब एक साल से ज्यादा साल हो जाए ना तो फिर कोशिश किया करो एनुटी फैक्टर लगा दिया करो. कोशिश करनी है एनुटी फैक्टर लगाना है. IRR फाइंड करना है ना तो 0 भी लेना पड़ेगा. अगर IRR चाहिए तो 0 से शुरू करते हैं और अगर मार्केट वैल्यू चाहिए तो 1 से 0, 1 to 10 और 10. हमारे जो कैश फ्लोज कह लो या मार्केट वैल्यू कह लो. हाँ जी 0 पे क्या थी वैल्यू 100 और कैश फ्लो कितने हैं 9 into 1 minus 30%. कितनी वैल्यू आ रही है जरा बताइएगा. 9 into 1 minus 30%. 6.30 और रिडीम होना 110 पे. ये बातें सबको पता है या कोई बंदा है शर्माना नहीं है बताते जाओ. कोई बंदा ऐसा जिसको ये बात ना समझ कोई चीज पूछनी हो कि 100 कैसे आया 6.3 कैसे आया 110 कैसे आया. डन है.
चलो जनाब, अब हम दो रेट लेते हैं जिसके डिस्काउंट फैक्टर है कि वो दो रेट अपनी मर्जी से, जाहिर सी बात है हम लेते होते हैं ताकि हमारी वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। तो हम पहले ले लेते हैं एक 10% या 8% ले लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, फिर इसको देकर अगला रेट ले लेंगे। रेट बाद में लिखते हैं और प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारे कॉलम बन। तो पहले तो 8% के ऊपर मुझे बता दें, पहले 1 आ गया, एनुटी फैक्टर लगाना है, यहाँ पे एनुटी फैक्टर लगाना है, याद होगा आपको 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओवर आई, 1 माइनस 1 प्लस 0.08 की पावर माइनस 10 ओवर 0.08। तो मेरे भाई ये फैक्टर लगाएं और मुझे बताएं एनुटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है। 6.71 6.71, और इसके ऊपर हम कंपाउंड फैक्टर लगाएंगे 1 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 10। इसकी वैल्यू भी बता दें 0.46। हाँ जी जनाब, ये बातें समझ लग रही हैं। अगर आपको ये बात मुश्किल लगती है तो फिर आपका वही तरीका पुराना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे करके कर लें, लेकिन वो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा और इतना प्यारा भी नहीं लगेगा। और आई कैप को समझेगा, आई कैप भी समझेगा कि भाई इसने जान छुड़ाई है, इसने एनुटी का फार्मूला याद नहीं किया। हाँ जी, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 6.3 को 6.71 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है जी? 42.2। और 110 को मल्टीप्लाई करें 50.6। हाँ जी जनाब, इनको प्लस करें जरा, 100 प्लस 42.2 प्लस 50.6, कितना आ रहा है? 192। अच्छा ये नेगेटिव है, सॉरी, 100 तो नेगेटिव होगा ना, आउटफ्लो है हमारा। 110 इनफ्लो है, 100 नेगेटिव होगा, 100 नेगेटिव होगा जी मेरे भाई। हमारी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस में आएगी, -7.2। अगला रेट बताओ, कम 8% से कम लेना पड़ेगा या ज्यादा? हमें एनआरवी, हमें प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पॉजिटिव करनी है। 6% से जल्दी से आप ये पूरा मुझे प्रेजेंट वैल्यू का आंसर बताएं। 6% से पहले डिस्काउंट फैक्टर कंप्लीट करें, फिर प्रेजेंट वैल्यू का आंसर बताएं, जल्दी कर लें। जी जनाब, $7.72 पॉजिटिव।
7.745 चेक कर लीजिए। जी IRR का फार्मूला कौन लिखवाएगा? लोअर रेट मतलब के 6% प्लस NPV एट लोअर रेट 7.745 ओवर 7.745 प्लस 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 माइनस 0.06। जल्दी से मुझे इसका IRR बता दें। हाँ जी जनाब 7% आ रहा है। देखिएगा सारे मिलके चेक कर लीजिए 7.1%। 7.1%। हाँ जी जनाब जरा गौर फरमाइए अब सवाल के ऊपर। कहता है द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हैव अ पार वैल्यू ₹1, करंट मार्केट वैल्यू 4.10, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एली एंड कंपनी 12%। इसका मतलब है, देखिए जरा गौर, सवाल को अगर आपने गौर से पढ़ा ना तो दो बातें। अभी बॉन्ड इशू नहीं किया था, बॉन्ड इशू नहीं किया था तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी था बॉन्ड इशू करने से पहले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% था और उस वक्त आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते थे। उस वक्त आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी। तो मुझे बताएं अगर एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस हो तो वैक कितना होगा? अगर आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस एक ही है तो वेटेड एवरेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फिर आपका वैक भी वही है। तो पहले सिर्फ आपके पास इक्विटी थी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको पड़ रही थी 12% के हिसाब से। अब आपने बॉन्ड इशू किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बताओ, आप हमें बताओ कि बॉन्ड इशू करने से आपकी कॉस्ट ऑफ, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है, वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, या आपको नए बॉन्ड इशू करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जनाब हम क्या करते हैं, अब वैक फाइंड कर लेते हैं। सोर्स आपके पास इक्विटी है, इक्विटी तो है ना पहले से ही, और नए आपके पास बॉन्ड आ गए, ठीक है। आर मार्केट वैल्यू, आर मार्केट वैल्यू तो यही है ना। तो मुझे आप बताएं कि पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था? पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% था, ऐसे ही है ना। और 4.10 पर शेयर की मार्केट वैल्यू है। अब मुझे बताएं हम पर शेयर की मार्केट वैल्यू लेंगे या तमाम शेयर्स की मार्केट वैल्यू लेंगे? ये इस सवाल का जवाब कौन देगा? टोटल शेयर की मार्केट वैल्यू लेते होते हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं लेते। तो हम इन थाउजेंड में ले लेते हैं। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू है 4.10 है एक शेयर की वैल्यू, 4.1, और टोटल बनते हैं 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास 12% इसका आर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और 41 मिलियन हमारे पास उसकी मार्केट वैल्यू है। डन। और बॉन्ड का हमने 7.1% अभी अभी कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, 0.071, मतलब अभी जो फाइंड निकाला है 7.1%। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसने खुद कहा है 4 मिलियन वो पैसा इकट्ठा कर लेगा, यानी बॉन्ड इशू करके
यहाँ पर देखें, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंस रेज 4 मिलियन फ्रॉम द बॉन्ड इशू। बॉन्ड इशू करके वो 4 मिलियन का पैसा इकट्ठा कर लेगा, मतलब आज उसकी मार्केट वैल्यू 4 मिलियन। गॉट इट? हाँ जी जनाब, टोटल कर लें, मार्केट वैल्यू का भी टोटल कर लें और आर को मल्टीप्लाई करें मार्केट वैल्यू से। 41 मल्टीप्लाई बाय 0.12 कितना आ जाएगा? 41 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 4.92 4 0.07 मल्टीप्लाई बाय 4 0.284। टोटल बता दें कितना आ गया? 5.204। वैक 5.204 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड, तो वैक हमारे पास आ गया 11.56%। आप मुझे बताएं, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ? पहले आपके पास सिर्फ इक्विटी था, पहले आपके पास सिर्फ इक्विटी था 12% के हिसाब से, और वही आपका वैक भी था, क्योंकि पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस ही एक था। तो एक फाइनेंस की कैसे एवरेज फाइंड करते हैं? वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी था, वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी था, और अब आपने जब दो हुए तो आपने एवरेज निकाली तो 11.56% रहा। तो आप मुझे बताएं, आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? कंपनी को बॉन्ड इशू करने चाहिए या नहीं? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हमारी कम हो गई है। ओके की बात? वैसे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये भी 11.5 अगर राउंड ऑफ करें तो 12% ही बन जाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो इस हिसाब से हमें नैश बॉन्ड इशू कर देने चाहिए। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की कॉस्ट को भी कंपेयर करना पड़ता होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर हमें कितना रिटर्न पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें बैंक ओवरड्राफ्ट तो मिलना ही नहीं है, तो हम सिर्फ ओवरऑल देख लेंगे कि हमें कितना रिटर्न या कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है जनाब, चलें जी अगला सवाल देखते हैं। शाहजी, वैक एक्चुअल में होता है वेटेड एवरेज, मतलब दोनों का कॉस्ट। सिंपल मैं बताता हूं, देखिए शाहजी, हमारे पास एक इक्विटी होता है, इक्विटी की हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आर, एक पढ़ते हैं मार्केट वैल्यू। उसके बाद एक होता है हमारा बॉन्ड, मतलब लोन, उसका भी आर होता है और उसका भी मार्केट वैल्यू होती है। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, बैंक लोन, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात करें। प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे, बैंक लोन हो जाएगा, सबके मार्केट वैल्यू और आर होता है। तो फिर हमने वैक कैसे फाइंड करना होता है? हर किसी के आर को उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वैक आ जाता है। यानी जितने सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं उनका सबका आर फाइंड कर लो, उन सब की मार्केट वैल्यू। ये वही तरीके हैं जो पुराने हैं, यानी उनके अपने अपने जाती तरीकों से। फिर मार्केट वैल्यू और सबके कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके इसका सम डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, मतलब समीशन आर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय समीशन मार्केट वैल्यू, ये होता है वैक। हाँ जी जनाब, ये बाकी जो ऊपर इतना बड़ा डाटा गिवन था, ये सारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स का सिर्फ ये हमें 10,000 की जरूरत थी, बाकी सारे का सारा फजूल गिवन था। याद रखें, सवाल को समझने की कोशिश करोगे तो कभी भी सवाल हल नहीं होगा। सवाल नहीं समझना, रिक्वायरमेंट देखो और उसके हिसाब से करो। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए जनाब बस इतना ही, सिर्फ मैंने बताना था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, कल आपने प्लीज
सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंप्लीट करके आए और कल हमारी क्लास 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी। कल हमारी क्लास 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी, क्योंकि कल आप सारा सोर्स ऑफ फाइनेंस करके आएंगे और हम डिस्कस करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मैं काम करवाऊंगा। ठीक है, कल हमने 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपने कंप्लीट करके हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो अच्छे हैं, बड़े बड़े, जिसमें वैक फाइंड करना है। बाकी छोटे छोटे सवाल हैं, आप एक जैसे सवाल 5 की बजाय एक कर लें, यानी 5-6 की बजाय एक सवाल कर लें। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपने करने हैं, सॉरी 10 नहीं, ये तो कंप्लीट पढ़ के आना सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो सवाल आपसे नहीं होगा कल हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 4 सवाल करेंगे क्लास में और फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लाजमी ये करना है कल के लिए। कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपने नहीं करके आना है, वो मैं ही करवाऊंगा। 4 सवाल आपको करवाऊंगा, फिर इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। शाहजी पूछ रहे लास्ट क्लास कब होगी? शाहजी कल लास्ट क्लास, कल तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना है ना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद कल, उसके बाद फिर मैंने एक दफा आपको ना वर्किंग कैपिटल करवाना है, बस फिर लास्ट क्लास हो जाएगी परसों तक। यानी मजीद 2 या 3 दिन की क्लासेस पॉसिबल हैं कि अगर कल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारा हो जाता है और परसों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं वर्किंग कैपिटल करवा दूंगा। ठीक है, और दूसरा आप लोगों का एक काम मैंने और करना है, ये जितने भी कॉलेजेस के टेस्ट हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ, हमने वो सॉल्व करने हैं, प्लस लास्ट ईयर का पेपर भी, पास्ट पेपर और मॉडल पेपर। ठीक है, ये चाहे आप क्लास में ना भी, ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। ठीक है, पिछले यानी मॉक होंगे सारे कॉलेजेस के, फिर पिछला पास पेपर और मॉडल पेपर, और उसके बाद फिर हमारा इंशाल्लाह 31 को पेपर होगा। ठीक है, तो बस ये 4-5 दिन अच्छे इफेक्टिवली अगर आप इसको दे दें तो इंशाल्लाह हो जाएगा, फिर बाद में आप अपना FA2 मैनेज करना। ठीक है, ये 4-5 दिन आप इफेक्टिवली दे तो इंशाल्लाह ये आराम से तैयारी हो जाएगी, आराम से जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।